मैं 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हम लोग ना आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल से नया चैप्टर, ठीक है? चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अ, ये चैप्टर जो हम अ, देखो सब कुछ क्या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। ठीक है? कैसे देखो, मान लो अभी तक जो हमने पढ़ा था, वेंडी का जनरेटर सिलेबस पे नहीं है अपने समझ, वो 5 साल पहले ही हट चुका हुआ है सीबीएसई के पोर्शन से। ठीक है? देखो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने बेसिकली हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? अगर हम बेसिकली बात करें तो हम पढ़ाई कर रहे हैं इस पूरे के पूरे लगभग, समझ लो हमको जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है 12th का, हमको पढ़ाई करनी है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में। जो चार्ज के बारे में जो हमने पढ़ाई करके रखी है, वो था एक चार्ज एट रेस्ट। क्लियर? और दूसरा चार्ज जो हमने पढ़ाई करके रखा है वो चार्ज इन मोशन। रेस्ट वाला जो पार्ट है ना वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पोटेंशियल, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, गॉस थ्योरम, वो सब कुछ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और अब बात आती है, अब जो हम पढ़ाई करेंगे ना थर्ड चैप्टर से, वो पूरा का पूरा चार्ज इन मोशन के बारे में होगा। तो चार्ज इन मोशन के बारे में भी जो है ना वो हम कैसा देखते हैं, एक आएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम में आता है हमारा डायरेक्ट करंट, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है? फिर हम इस पे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है? इसके बाद जो हम पढ़ाई करेंगे वो आएगा एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या आएगा? एक्सेलरेटेड चार्ज। वो चार्ज जिसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है? इस कैटेगरी में आता है, हम जो स्टडी करेंगे वो आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तुमको पता है जो सिलेबस जो हमारा एनसीईआरटी की बुक या कोई भी आईएससी की बुक बनाई गई है, उसपे चैप्टर के ऑर्डर को लिखने का भी एक सोच थी उसके पीछे भी। ठीक है? और इसके बाद हम इस पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमारा हो चुका हुआ है चार्ज एट रेस्ट। हम अब पढ़ेंगे चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें आएगा डायरेक्ट करंट। ठीक है? तो दिस इज आवर टॉपिक। ठीक है? इसको हम लोग कुछ दिनों तक पढ़ते रहेंगे। उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर हम मैग्नेटिज्म में आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो तो हम जो पढ़ेंगे ना आज, ठीक है, रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, मोशन में आ गया चार्ज का यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेटेड चार्ज, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट करंट। तो जब चार्ज की पढ़ाई होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे आज का जो लेक्चर है ना वो एक थोड़ा बेसिक लेक्चर होगा। मैं कोई बहुत एडवांस चीजें नहीं बताऊंगा। काफी सारी चीजें हम लोग की क्लास 10th की पढ़ी हुई भी होंगी इसमें, लेकिन एक रिवीजन जरूरी है क्योंकि वो पढ़ा 2 साल हो गया। ठीक है? तो ये खाली इसका एक बार बेसिकली नोट कर लो। ठीक है? हम फिर आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई का थर्ड चैप्टर है ये।
एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है ये। न्यूटन फिजिक्स का 5th चैप्टर होगा ये और एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? डायरेक्ट करंट जो मैंने लिखा ना यहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ते हैं। दिस इज आवर टॉपिक, मतलब पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर ही है ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो। क्लियर? हम जब फ्लो करते हैं, जब स्टडी करते हैं चार्जेस के फ्लो के बारे में, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट या व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा बोल सकते हैं मोशन ऑफ फ्री चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये नोट कर जाना है। ठीक है? जब हम फ्री चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब समझना कि जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो ये जो करंट बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है हमारे घर में तारों में बनता है करंट, तो बेसिकली इसको बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। ठीक है? पहली चीज, फॉर करंट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा चाहिए होता हमको फ्री चार्ज। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही है, जैसे मान लो अगर हमको पानी को फ्लो करवाना है, सीधी सी बात है, पानी को हमको फ्लो करवाना है तो पहले तो पानी चाहिए होगा। ठीक है? तो करंट के लिए हमको चार्ज चार्ज चाहिए होगा। ठीक है? और हमको क्या चाहिए होगा, पानी को फ्लो करवाने के लिए हमको हाइट का डिफरेंस चाहिए होगा। वो एक थोड़ा पानी हमको ऊंचाई पे रखना होगा और तो पानी ऊपर से फिर नीचे फ्लो करता है। इन द सेम वे चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है? और याद करो पढ़ के भी रखा था ना क्लास 10th में, V इक्वल्स टू आई आर, बहुत फेमस फॉर्मूला है ओम्स लॉ। करंट के लिए हमको क्या चाहिए, V चाहिए। अगर मान लो V जीरो हो जाएगा तो I भी जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज जो हमको चाहिए होती है करंट के लिए वो क्या चाहिए होती है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और दूसरा चीज जो हमको चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, फ्री चार्ज चाहिए होता है। फ्री चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो अब ये बात अगर आती है कि ये जो फ्री चार्ज होता है, ठीक है, ये किस चीज से बनता है, ये कैसे बनता है करंट बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास कोई अगर एटम है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो चक्कर काटते हैं, अ, ये बाउंडेड होते हैं टू मूव अराउंड द एटम। और ये बाउंडेड होते हैं अराउंड द एटम। ठीक है? लेकिन अगर मान लो जब हम इस एटम को रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, जब हम इसको एटम को रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी ले लेता है। कितनी एनर्जी लेता है, तो एनर्जी लेता है वो 3/2 kT लेता है। ठीक है? और इसकी वजह से, एनर्जी लेने की वजह से क्या होता है, ये जिस ऑर्बिट पे घूम रहा होता है ना, ये ऑर्बिट एक्चुअली साइज बड़ा होता चला जाता है। ठीक है? और एक समय ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा और फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। ठीक है? बहुत सारे एटम में ऐसा होता है कि इस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसका ऑर्बिट इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाता है
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या बन जाता है, फ्री चार्ज बन जाता है, ठीक है। और ये घूमता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, करंट बनाने की कैपेसिटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन करंट कब बनाएगा, जब हम लोग कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो समझ आ रहा है ना कि करंट बनने के लिए पहला हमें क्या चाहिए होता है, फ्री चार्ज चाहिए होता है, एक ऐसा चार्ज जो एटम से फ्री हो चुका होगा, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली देखो सबने ऐसा पढ़ के रखा होगा कि ऐसा एक रेजिस्टर होता था, ठीक है। और ऐसे हम क्या करते थे, एक बैटरी यूज करते थे, क्लास 10th में पढ़ के रखा है ना सब लोगों ने, कि ऐसे एक रेजिस्टर था और एक बैटरी थी। ये बैटरी क्या चीज प्रोड्यूस करती थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती थी, ठीक है। अब जैसे इसके पास मान लो कहीं न कहीं फ्री चार्ज होगा, तो बैटरी क्या करती थी, उस फ्री चार्ज को एनर्जी देती थी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, जिसकी वजह से वो चार्ज चलता था। जैसे मान लो अगर बैटरी 5 वोल्ट की है, तो अ, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता था, 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना होता था, 0 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस क्रिएट करती थी पोटेंशियल डिफरेंस 5। ये रेजिस्टेंस था मान लो 1 ओम, तो करंट फ्लो करती थी ना कितनी, 5/1 दैट इज़ 5 एम्पीयर। तो करंट बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक फ्री चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, तो आंसर है बैटरी क्रिएट करती है, ठीक है। और फ्री चार्ज कहाँ से आता है, तो फ्री चार्ज एटम, जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वो फ्री चार्ज क्रिएट करता है। बिना इन दोनों के करंट बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात सबको, इतनी कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इसमें ना इतना शॉर्ट में भी लिख लेना एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय बैटरी, ठीक है। और फ्री चार्ज कहाँ से बनते हैं, अ, ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री चार्ज बनाते हैं, इनका जो नंबर होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, लगभग इनका जो नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं। इतने ज्यादा होते हैं इन कंडक्ट इन मेटल्स, अप्रोक्सीमेटली होता है। कॉपर में थोड़ा ज्यादा, आयरन में थोड़ा कम, हल्का फुल्का आगे पीछे होता है, इतने ज्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ज्यादा होने की वजह से ही क्या बनता है, करंट बनता है ज्यादा, कहाँ पे, कंडक्टर्स पे, ठीक है ना। अब अगर आगे हम बात करें ना, तो अ, अब ये करंट हमको पता है कि करंट क्या होता है, करंट कब बनती है, जब जब फ्री चार्ज मूव करता है, उसको मूव कौन करवाता है, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस मूव करवाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा करता है, बैटरी पैदा करता है। अब ये जो करंट है, ठीक है, हम लोग हर चीज को फिजिक्स में क्या करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं। ये जो करंट होता है ना, इसको मेजर करने का तरीका कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो तुम कहीं गए घूमने के लिए और कहीं नदी है, ठीक है, नदी एकदम बहुत तेज बहाव है नदी का, ठीक है। तो एक नदी है, बहुत पानी तेजी से बह रहा है, ठीक है। और दूसरी जगह जाते हो जहाँ नदी बिल्कुल से शांत है, पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि पानी कहीं पे तेज फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरीका यूज करते हैं, हमने ना एक ऐसे करके एक ड्रम टाइप का यूज किया, और देखा कि हमने यहाँ से कितना लीटर पानी फ्लो करता है 1 सेकंड में, ठीक है? जितना लीटर भी फ्लो करेगा उतना लीटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। हमने देखा एक जगह में फ्लो करता है लगभग 50 लीटर पानी 1 सेकंड में।
और हमने वही ट्यूब दूसरी जगह ले जा करके रखी और वहाँ पर जो वाटर फ्लो करता है, वो करता है मात्र 5 लीटर पर सेकंड, खाली 5 लीटर कलेक्ट होता है। तो हमने बोला कि अच्छा यहाँ पे पानी ज़्यादा फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो यहाँ पे वाटर करंट कैसी है, ज़्यादा है। या वाटर करंट कैसी है यहाँ पर, ज़्यादा है। सेम टेक्नीक हम यूज़ करते हैं करंट के लिए, ठीक है? हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं वायर पे और यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है। हम देखें यहाँ पे टाइम t में जो चार्ज का फ्लो होता है वो q है। 1 सेकंड में जो चार्ज का फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा q/t। ये q/t क्या कहलाएगा यहाँ पर, करंट कहलाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये करंट कहलाएगा, जिसको हम सिंबल I से दिखा। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द करंट। क्लियर? इसी क्रॉस सेक्शन से देख लो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अब ये जो करंट जो हमने निकाला है, क्लियर, ये करंट को बांटा गया 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी हो जाती है हमारी एवरेज करंट, और एक कैटेगरी में हमारा आ जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। ये पता कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे पढ़ के रखी गई थी क्लास 11th में हमने पढ़ा था ना। एक एवरेज वेलोसिटी था और एक था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। एवरेज करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी। क्लियर? ये दो तरह से करंट हम लोग को निकालने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो इसको इस पे हम लोग एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी करते हैं अभी, तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले इसको नोट कर दो। अब जैसे देखो इस पे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पे कैसे मैं बताऊं। ये जो क्या कहते हैं, जो करंट जो नापा जाता है ना, मैंने क्या बताया कि करंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देख लेते हैं कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है? अभी बताओ, जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये थोड़ा क्या एकदम इम्प्रैक्टिकल मेथड है, खाली समझने के लिए, ठीक है? बाकी करंट को नापने का एक अलग से तरीका होता है जो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल से अलग होता है वो। जैसे कि मान लो करंट अगर निकालना है तो करंट कैसे निकालना है, मैंने बोला कि चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो किया। अब चार्ज कहाँ से निकालते हैं, चार्ज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो हमारे पास हमारा हमारा जीवन जो है ना, वो लगभग हम लोग 1 लाख साल जीने वाले हैं, ठीक है, एक बार के लिए। और हम लोग छोटी सी बारीक से बारीक चीज देख सकते हैं और हम बहुत हमारा दिमाग जो है एकदम क्विकली काम करता है, तुरंत काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ना ऐसे करके छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए, ठीक है? और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मान लो n है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को निकाल दिया कितना, Ne। इसको हमने डिवाइड कर दिया T के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो करंट बेसिकली निकालने के लिए क्या करो, कोई भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दो
वहां से काउंट कर लो, उसमें से वहां से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे 1 सेकंड में, और उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ, वो हमें देगा करंट। ठीक है। हालाँकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं ना, ठीक है, कि हमको दिखेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शायद किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ने आज तक देखा भी नहीं है, वो क्लाउड जैसा होता है, पता नहीं। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन है ना कि उसको काउंट करना भी हमारे लिए असंभव है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये ऐसे नापने का, ये प्योरली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पे हम लोग आएँगे, ठीक है। तो इसको नोट कर जाना है। देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लिख दिया जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन से, कितने टाइम में, तो बताओ करंट कितना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके हम इज़िली निकाल सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। अब देखो अ, अब हमसे पूछा जाएगा ना कि कुछ क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में कैसे आएँगे? ऐसा बोला जाएगा कि देखो एवरेज करंट निकालना तो बड़ा आसान है भई, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, ठीक है? बोला गया है कि कहीं पे ना चार्ज जो है वो वैरी कर रहा है टाइम के साथ कुछ इस तरह से, ठीक है? कहीं पे चार्ज क्या है वैरी कर रहा है इस तरह से, टाइम के हिसाब से इस तरह से वो वैरी कर रहा है। जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे-वैसे चार्ज जो क्रॉस सेक्शन को फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? तो ये पूछा गया फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकंड, ठीक है? एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड एवरेज करंट इन 2 सेकंड। तो मैंने क्या बोला करंट का एवरेज करंट क्या होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे चार्ज कैसे निकालें? तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं क्यू कितना फ्लो किया 0 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो किया वहाँ से, जब टाइम 0 था। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 1 कूलम्ब। यहाँ पे ना कूलम्ब में लिखा है, ठीक है ये। जब 0 सेकंड है, तो कितना चार्ज वहाँ से पास किया था? 1 कूलम्ब, ठीक है। जब टाइम हो गया 2 सेकंड, ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो किया है? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 कूलम्ब। तो ये जो 2 सेकंड 0 सेकंड में कितना चार्ज था? 1 कूलम्ब जो फ्लो किया, ठीक है। और 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया? 5 कूलम्ब। तो मतलब 2 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया उस क्रॉस सेक्शन से? तो 5 माइनस 1, ठीक है। पहले 1 किया था 0 सेकंड पे, अब कितना हो गया? 5 कूलम्ब हो गया। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? चेंज इन द चार्ज कितना हो गया जो फ्लो किया वो हो जाएगा 4 कूलम्ब हो जाएगा। मतलब 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो चार्ज 0 से बढ़ कर के कितना हो गया? 5 कूलम्ब हो गया। तो हमसे पूछा गया कितना एवरेज टोटल कितना चार्ज फ्लो किया? तो हम बोल दिए 5 कूलम्ब। ये कैसे बात थी याद करो, 0 सेकंड पे एक आदमी 1 मीटर पे है, ठीक है? और 2 सेकंड पे वो आदमी जो है पहुँच जाता है 5 मीटर, ठीक है? तो बताओ तो उसका क्या कहते हैं स्पीड क्या हुई? तो हम क्या बोलते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 बाय 2 यही करते थे ना, वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया 4 कूलम्ब। देयरफॉर आई एवरेज क्या हो जाएगा? आई एवरेज हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी 4 बाय टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकंड दैट इज़ 2 कूलम्ब पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 एम्पीयर, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है कूलम्ब पर सेकंड होता है, नहीं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पीयर, ठीक है। ये नोट कर लेना। और याद रखना कि ये पढ़ा भी होगा ना क्लास 10th में कि करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर। और एम्पीयर क्या था? वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स था, ठीक है। ये सबको आ गया समझ में? इसको नोट कर जाओ। इस तरह का क्वेश्चन मैं दूँगा भी करने के लिए, सबको आना चाहिए। एवरेज करंट जब भी बोला जाए, ठीक है, बोल दे कि एवरेज करंट निकालो 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में। तो
पहले चार्ज निकाल लो 1 सेकंड पे, फिर चार्ज निकाल लो 3 सेकंड में, ठीक है? दोनों चार्ज का डिफरेंस निकाल लो 3 सेकंड 1 सेकंड के लिए, टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है? दैट इज द एवरेज करंट। सेकंड क्वेश्चन इसमें आएगा, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट E इक्वल्स टू, बोला जाएगा लेट्स से 1 सेकंड, ठीक है? इंस्टेंटेनियस करंट निकालो जब टाइम कितना है 1 सेकंड है। तो सिंपल सी बात है, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी कर दो। ये कौन सा करंट होता है? इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब मोमेंट पे। कैसे निकाल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वैसे ही ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। क्यू क्या है यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 2 एम्पियर या 2 कूलम पर सेकंड, ठीक है? दिस इज द करंट इंस्टेंटेनियस। इसको सबको नोट कर दो। सबको जल्दी से इसका आंसर बताओ तो क्या होगा? चैट बॉक्स पे बोलो, सबको आंसर देगा। चार्ज दिया गया है, ठीक है? हमें बताना है इंस्टेंटेनियस करंट एट 1 सेकंड क्या हो। सबको सॉल्व करो। ओके, बाकी लोग भी तो सबको आंसर देगा। ओके, यशिका चेक कर लो एक बार। निशिल, पूजन, भूमि, सबको दो आंसर। ओके, निशिल टाइम की वैल्यू पुट करो वहां पे, टाइम पुट करो वहां पे। पूजन, बाकी लोग भी दो आंसर। देखो आई क्या यहाँ पे हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। ओके, चेक करो भूमि एक बार, चलो देख लेते हैं हम लोग क्या आंसर एक बार। आई को डी क्यू बाई डी टी, तो डी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो 2 3 जा 6 टी का स्क्वायर, फिर 2t 1 का हो जाएगा 0। तो आई क्या हो जाएगा, आई एट 1 सेकंड हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 2 दैट इज 8 एम्पियर। दिस इज द आंसर, करंट इज 8 एम्पियर, ठीक है? हमसे ना पता नहीं है, हो सकता है एग्जाम में ना ऐसा भी पूछ लिया जाए कि बताओ करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का शेप कैसा होगा, ठीक है? तो बता सकते हो शेप कैसा होगा? बताओ तो इधर चैट बॉक्स में, करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का शेप कैसा होगा? ओके, बाकी लोग क्या बोलते हो शेप कैसा होगा? अगर मैं
नहीं, एक बार चेक करो समर्थ। रचित सही है। करंट वर्सेस टाइम का ग्रेफ का शेप कैसा होगा? बाकी लोग क्या बोलते हो? अगर मैं 4 ऑप्शन दूं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो क्या बोलोगे? बाकी लोग बोलो सब कोई। देखो यहाँ पे ना करंट वर्सेस यहाँ पे आ, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे करंट और टाइम का देखो डिग्री 2 आ रहा है ना, ठीक है, तो अगर डिग्री 2 आएगा तो शेप पैराबोला होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे ये वाले केस में अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे देखो ये वाले केस में 2t आ रहा है, ठीक है, मतलब करंट और टाइम का रिलेशन कैसा आ रहा है, वो डिग्री यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर जो शेप होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें भूलने का नहीं है, ठीक है। जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था ना क्लास 11 में, उसको एकदम नहीं भूलने का है, ठीक है। कि ग्राफ की शेप में अगर डिग्री अगर 2 आती है, ठीक है, तो वो पैराबोला होगा, और अगर डिग्री 1 आती है तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अगर कभी भी अगर ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो आई इंटू टी अगर हो जाता, मतलब आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता, तो वो हाइपरबोला होता, ऐसा, ठीक है। और कभी भी अगर इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये एलिप्स होता है, ठीक है। तो ये चार ही तुमको शेप ध्यान में रखना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। एलिप्स भी पता कम आते हैं, लेकिन एलिप्स जनरली स्ट्रेट लाइन से उसमें आते हैं, ग्रेविटी में आते हैं, बाकी है, ठीक है। चलो हम लोग का ये काम हो गया, ठीक है। अब सुना ध्यान, चलो अब आगे देखो, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, दिस इम्प्लाइज दैट डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो Q क्या हो जाएगा हमारा, आई डी टी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको क्वेश्चन में करंट, देखो अभी हमको चार्ज दिया गया था, करंट निकालने बोला, हमने क्या कहते हैं निकाल दिया। अगर हमें करंट दिया जाएगा और अगर हमको चार्ज निकालने के लिए दिया जाए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। कैसे देखो, Q इक्वल्स टू, जैसे हमें बोला गया कि करंट हमको दिया गया, लेट्स से I इक्वल्स टू 2t एम्पीयर, करंट जो है टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, तो ये पूछा गया हमसे कि बताओ व्हाट इज इफ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इफ I इक्वल टू 2t एम्पीयर, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज इन 2 सेकंड। अब देखो अगर मान लो करंट कांस्टेंट है, मान लो करंट बोला गया 5 एम्पीयर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, तो मैं बोलूंगा 1 सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 5, मैं बोलूंगा 10 एम्पीयर टोटल, 10 कूलम। लेकिन यहाँ पे क्या करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, पहले सेकंड में करंट 2 होगा, दूसरे सेकंड में करंट 4 हो जाएगा, और 0.1 सेकंड में अलग, 0.2 सेकंड में अलग, तो ऐसे करके हम लोग करंट हर मोमेंट पे वैरी कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए जब हम लोग को कोई चीज वैरी करती है, उसका अगर हमको निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू आई, यहाँ पर क्या है 2t, और dt लगा दिया, कितने समय में, इन 2 सेकंड, मतलब अंडरस्टूड है कि 0 से लेकर 2 सेकंड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया, टी स्क्वायर बाय 2, 0 टू 2 बाहर निकल गया, 1 बचेगा, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 0, दैट इज 4 कूलम। दिस इज द चार्ज दैट विल फ्लो इन टाइम 2 सेकंड, क्लियर। तो कहने का मतलब है
कि अगर हमको करंट दिया गया हो तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, अगर हमको चार्ज दिया गया हो तो हम करंट निकाल सकते हैं। इसको नोट कर जाओ। एग्जाम में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये बेसिक सबको पता होना चाहिए कि ये चीज क्लास की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डीएक्स, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होता है। देख सकते हो टी डी टी का है ना, पावर वन था, वन प्लस वन टू, नीचे भी वन प्लस वन टू, ऐसा। ठीक है, तो एक काम करो, खुद से क्वेश्चन करो इस पे। करंट फ्लोइंग इज गिवन बाय 2t²। ठीक है, फाइंड चार्ज दैट फ्लोज इन 1 सेकेंड। फटाफट निकालो। चार्ज का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, इसको यूज करो, ये वाले इसको यूज करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, देखो आएगा खुद से। और चैट बॉक्स में आंसर दो, हर एक बच्चा आंसर देगा यहाँ पे। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। ओके, एक बार देखो, समर्थ, रचित को, दुर्गा का आंसर सेम है, समर्थ का अलग है। बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर, फटाफट करो कैलकुलेशन। चेक करो निखिल एक बार, यहाँ से फॉर्मूले को बैठाओ। बाकी लोग क्या बोलते हो आंसर, सबको दो आंसर। दिवांशी, कश्यप, उमेश, यशिका, देव, भूमि, समर्थ, समर्थ दिया, देव, बाकी लोग तो सबको आंसर दो। ओके ओके, चलो हाँ, ठीक है फिर, समर्थ सही है। एक बार चेक करो भूमि, देख देख के करो ना भाई, फॉर्मूला है दिया वहां पे सब कुछ, देखो तो। हाँ, पूरे नेबर चेक करो, तुम लोग करो भाई, जब तक खुद से नहीं ना ट्राई करोगे तब तक की नहीं आएगा, भले गलत है कोई दिक्कत नहीं है। क्यू क्या हो जाएगा हमारा, आई डी टी। हाँ सही है, देख, चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। आई डी टी, ओके सही है कश्यप, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, 2t² डी टी। टू को बाहर कहाँ से कहाँ तक की करना, 0 से 1, टू को बाहर निकाल दो, t² का देखो क्या हो जाएगा, t³/3। 0 से 1, बस 0 से 1, ठीक है। ये 3 को बाहर निकाल दो तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 माइनस 0 का क्यूब 0, दैट इज 2/3 कूलम, ठीक है। दिस इज द आंसर। काफी बच्चों ने सही लिखा है, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो देख देख के इसको करो, ठीक है। एंड प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, तुमको तुमको याद रखना तुम्हारा धर्म है, ठीक है।
क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में अगर इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में 90% जगह काम आता है। ये फॉर्मूला अगर तुम भूल जाते हो तो तुम एक पाप कर रहे हो, याद रखना। इसलिए ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सीख लिया एवरेज करंट, हमने सीख लिया इंस्टेंटेनियस करंट, बहुत अच्छा, ठीक है। सबको आ भी गया, काफी सॉल्व भी किया सब लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमसे ना कुछ सिंपल सिंपल सवाल पूछ सकते हो लोग, घटिया घटिया सवाल। इतना चार्ज फ्लो किया तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, ठीक है। अगर इतना करंट बन रहा है तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। तो सीधी सी बात है, Q इक्वल टू एनी यूज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक सवाल जो आता है एग्जाम में कॉमनली कि इस करंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना है कि करंट के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग करंट को जो है वेक्टर काउंट नहीं करते हैं। तो याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। करंट पता है, करंट जो है वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती है। कैसे नहीं करती, जरा देखो। मान लो अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 5 न्यूटन फोर्स और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया 5 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, बॉक्स मूव नहीं करेगा। और मैंने बोला टोटल फोर्स क्या हो गया, मैंने बोला 5 माइनस 5, दैट इज 5 माइनस 5 10। क्यों माइनस लगाया, बिकॉज फोर्स अपोजिट है ना ये। लेकिन करंट की अगर बात की जाए ना, तो मान लो करंट अगर ऐसी आती है 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ठीक है। मैंने यहाँ से तार निकाल दिया, ऐसे ये एमीटर लगा दिया। अब इस एमीटर से करंट कितनी जाएगी, तो 5 माइनस 5 नहीं होगी, यहाँ से करंट अगर हम नापे ना, ये 10 एम्पियर होगा, ठीक है। ये 10 एम्पियर करंट ये दिखाता है कि ये करंट जो है 5 माइनस 5 नहीं, 5 प्लस 5 को ओबे करे। तो करंट जो है ना वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रही है। अगर वेक्टर रूल को फॉलो करती ना, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 जीरो हो जाता है, जैसे फोर्स यहाँ पे जीरो हो। तो इसलिए करंट इज एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो हमारे सिलेबस में ना ये टेंसर वर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो करंट तरीके से टेंसर कहलाती है, बिकॉज जिसके पास डायरेक्शन होता है ना, उसको हम लोग टेंसर कहते हैं। जिसके पास बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, जैसे प्रेशर भी टेंसर होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो वर्ड है वो स्केलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्केलर यूज करेंगे। अगर गलती से देखो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाता है करंट इज अ डैश क्वांटिटी और वहां पे लिखा हुआ अगर टेंसर, तो चूज कर लेना टेंसर। अगर टेंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और स्केलर लिखा हुआ है, तो स्केलर चूज करना। टेंसर और स्केलर में अगर ऑप्शन दिया जाए तो टेंसर इज बेटर आंसर, ठीक है। अदरवाइज टेंसर ऑप्शन में नहीं है, देन वी से इट इज अ स्केलर फॉर्म, ठीक है। बट जनरली किताबों में स्केलर ही देखते हैं, बिकॉज स्केलर हमारे ये सीबीएसई के सिलेबस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट इज अ स्केलर quantity because it does not follow rules of vector addition, ठीक है। It follows rules of scalar addition। तो एल्जेब्रिक एडिशन बोल सकते हैं, सिंपल एडिशन। 2 + 5 7। अगर करंट यहाँ पे मान लो 5 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ से अगर एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पे ये फॉर्मूला थोड़ी यूज करते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। ये एंगल से मतलब ही नहीं है।
सीधे लिख देंगे 10 एम्पीयर। तो अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री कर दे तो भी 10 एम्पीयर। तो करंट क्या है, वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो करती नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको नोट कर दो। इसको फटाफट नोट कर जाओ। उधर लिखा हुआ। तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग और कर लेते हैं इस पे। इसको ना फटाफट निपटा देंगे टाइप्स ऑफ करंट पे। टाइप्स ऑफ करंट, जैसे पहला हो जाता है हमारा स्टेडी करंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो करंट होता है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। इस चैप्टर में जैसे हम स्टेडी करंट ही पढ़ेंगे, ये ऐसा हो जाता है, करंट वर्सेस टाइम। ठीक है, ऐसा टाइम के साथ करंट चेंज नहीं करता। दूसरा करंट हो जाता है हमारा वेरिएबल करंट। ये करंट जो होता है ना टाइम के साथ वैरी करता है। ये करंट क्या होता है, टाइम के साथ जैसे डिक्रीज कर सकता है, या ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर सकता है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से। और ये जो करंट होता है ना, जैसे हम लोग कैपेसिटर लेते हैं ना और चार्ज करते हैं उसको, तो देखा क्या रहता है कि शुरू में क्या होता है, जब चार्ज करते हैं ना तो करंट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे ये वाला ग्राफ क्या होता है, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब चार्ज करते हैं ऐसे करके दो प्लेट को हम लोग, तो करंट शुरू में काफी ज्यादा होती है, फिर वो टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, एक थर्ड हो जाता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट क्या करती है, टाइम टू टाइम चेंज करती है। जैसे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे पहले क्या होगी, बढ़ेगी 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 टाइम के साथ। ठीक है, मैक्सिमम पहुंच जाएगी, फिर घटेगी घटेगी घटेगी, जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाती है, फिर ऐसी जाती है। तो बताओ, जैसे कि हमारे घर में जो करंट आती है वो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। और पता है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे होते हैं। वो इधर जाते हैं, फिर टर्न करके इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर टर्न करके इधर जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। ये जो करंट होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, पहले करंट इधर जाएगी तो अ, अ, इधर जाती है ना, तो क्या होती है, पहले वो ऐसे होगी, मतलब मीन पर है, जैसे कैसे पेंडुलम होता है। तो वो पहले क्या, मान लो पहले वो यहाँ पर ऐसी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा। ठीक है, और फिर वो जा रही है राइट में। ठीक है, स्पीड कैसे पेंडुलम जैसे जाता है, मीन पे स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे करंट ज्यादा हो जाती है। फिर वो जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर वो रुक जाता है। रुकता है तो करंट जीरो हो जाती है। फिर वो डायरेक्शन में टर्न कर लेता है, तो करंट नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। फिर उसकी वैल्यू सब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो इधर जाएगा, रुक जाएगा, फिर करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग को जाकर के एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक के सेकंड के लास्ट चैप्टर में पढ़ना जाना है। ठीक है ना।
तो मैं खाली ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों के बारे में कुछ-कुछ। वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है? इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ये डायरेक्ट करंट है, स्टेडी करंट ये डायरेक्ट करंट ही है, ठीक है? ये डायरेक्ट करंट ही है और डायरेक्ट करंट में दोनों आ जाते हैं, सॉरी, ये दोनों ही आ जाते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है? ठीक है ना? दोनों डायरेक्ट करंट है, वैल्यू चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं बदलती है, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, क्लियर? बोथ आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट। एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है? और बट एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, ऐसा, ठीक है? ये तीनों को नोट कर देना, स्टेडी करंट एंड वेरिएबल करंट आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है? इस चैप्टर में हम लोग मेनली ये वाली करंट पढ़ते हैं, स्टेडी करंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो वेरिएबल करंट पढ़ी जाती है आरसी सर्किट में, ठीक है? एलआर सर्किट में, और ऑल्टरनेटिंग करंट तो अलग चैप्टर ही। हमारे सिलेबस में ना, बोर्ड के सिलेबस में ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये एंट्रेंस में आ रहा है। हमारे बोर्ड के सिलेबस में एक स्टेडी करंट है और एक ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस कम्स मोस्टली इन द कैटेगरी ऑफ एंट्रेंस। खाली इसको बस नोट कर दो, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का, ये लोग पता है ग्राफ अधिकतर पूछते भी है, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग फॉर आई वर्सेस टी शोइंग वेरिएबल करंट। कोई भी एक ये ड्रॉ कर देना, ठीक है? और लिख देना वहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? और ये हो जाता है क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ये चार्जिंग में आता है और ये डिस्चार्जिंग में आता है। अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कैसे ग्राफ आते हैं ना, ठीक है? तो वो जब मैं आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा एंट्रेंस क्लास में ना, तभी उसकी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना? हालांकि ये इसकी जो है ना, कैपेसिटर का जब एंट्रेंस क्लास लूंगा तो ये आएगा मेरे को। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, अ, कि जो करंट जो नापी जाती है ना, ठीक है? मैंने बताया कि करंट, हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट कैसे कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो करंट को ना बेसिकली नापने का एक अलग से तरीका होता है कि दो करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि हम मैग्नेटिज्म में जाके पढ़ेंगे। तो वहां पर जाकर के हम लोग सीखेंगे कि करंट को जो प्रैक्टिकल तरीका होता है करंट को नापने का, ठीक है? वो हम वहां पे जाकर के सीखते हैं मैग्नेटिज्म में, ठीक है? अभी हम लोग एक ही करंट को नापने के लिए अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल मेथड पे ही फोकस करते हैं। मैग्नेटिज्म वाला जो प्रैक्टिकल मेथड है वो आगे जाकर के सीखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखना, इट इज टेकन
opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बचपन से पढ़ाया गया है कि जिधर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट हम किसको लेते हैं, करंट के डायरेक्शन को लेते हैं। क्लियर? और इसके पीछे कारण भी है। कारण इसके पीछे ये है कि देखो पहले क्या था एक्चुअली, हम लोग बहुत पहले ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उधर ही करंट का डायरेक्शन लिया जाए। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो बोला गया जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते थे। तो बोला गया जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर सोचो ना, मान लो पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, पहले बोला था पॉजिटिव मूव करता है, बात गलत हो गई, बोला गया इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, हम इलेक्ट्रॉन पे बैठे हुए हैं, तो पॉजिटिव तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे, है ना? तो बात तो वही हो गई कि अगर इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव अपोजिट पे मूव कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव अपोजिट पे मूव कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, ठीक है? तो बात वही होगी घुमा फिरा करके, है ना? तो और देखो वैसे ही बताओ, जिधर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट मोशन हम किसका कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव का, ठीक है, और वो डायरेक्शन हम दे देते हैं करंट की। ये पता कुछ ऐसी बात हो गई ना, जैसे देखो एक एग्जांपल ले लो कि हम लोग पहले बोलते थे कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये बात पहले से बोली गई थी। और ऐसा माना जाता था कि जो जो सन है ना वो अर्थ के राउंड मूव कर रहा है। तो उन्होंने बोला, लैंग्वेज से बोला कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, अर्थ मूव करता है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में तो हम आज भी यही बोलते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आया, भले थ्योरी बदल गई। इन द सेम वे याद रखना, जब भी करंट का फ्लो होता है हमेशा मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन हम जब बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और वही हम डायरेक्शन लेते हैं करंट। तो याद रखना, मूव करता है इलेक्ट्रॉन, बट वी से दैट द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, ठीक है, एंड दैट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये सब क्या कहते हैं, क्लास 9th 10th में पढ़ के भी रखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद अ, एक छोटा सा बेसिक चीज और हम लोग देख लेते हैं। बेसिक टॉपिक में आता है चार्ज कैरियर। चार्ज, जो पार्टिकल चार्ज कैरी करते हैं वो चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, ये हो जाते हैं आयंस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें इन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो करंट बनाता है ना वो कौन बनाता है, फ्री चार्ज बनाता है। फ्री चार्ज को हम लोग चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इन गैसेस। तो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है, वो सब में हम लोग क्या देखते हैं कि चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ करंट, क्या क्या हो जाती है, एक हो जाता है क्या कहते हैं बैटरी, ठीक है, एक हो जाता है हमारा एसी जनरेटर, ठीक है। बैटरी हमारी क्या देती है, बैटरी हमें देती है डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी जनरेटर हमें क्या देता है,
ये हमको देता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसकी बात भी आगे जाके की जाएगी। उसके बाद थर्ड हो जाता है हमारा बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। ये जो है ना सोर्स ऑफ करंट, एक बैटरी हमारा जो डायरेक्ट करंट देती है, एसी जनरेटर हमको ऑल्टरनेटिंग करंट देती है, और बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स एसी टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जब स्कूल खोलेंगे, जब फिजिक्स लैब में जाओगे ना, तो वहां पे जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाएगा ना, तो वहां पे ना देखोगे कि ऐसा बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। वो बैटरी एलिमिनेटर होता है। उसमें क्या होता है, जो करंट आती है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, क्योंकि हमारे घर में एसी आती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमको चाहिए होती है डीसी करंट। तो वो डब्बा क्या करता है, पहले ना एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में, ठीक है। और उसके बाद हम उस करंट को यूज करते हैं। वैसे भी बताऊं मैं, जो बैटरी एलिमिनेटर के अंदर दो दो काम करता है ये। एक तो क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है। और दूसरी बात, वोल्टेज को भी कम करता है। हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है 220 वोल्ट होती है, ठीक है। अब अगर मान लो कि 220 वोल्ट 240 वोल्ट पे जाके अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए फिजिक्स लैब में, ठीक है, तो पता चला कि न्यूज आ जाएगी कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करते करते शहीद हो गए। 250 वोल्ट जानलेवा होती है, फैटल होती है वो करंट। तो वो बैटरी एलिमिनेटर क्या करता है, वो क्या कहते हैं, 250 वोल्ट को या 240 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 12 से लेकर के, तो 2 से लेकर 12 वोल्ट तक। और बोला जाता है कि हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 या 4 वोल्ट यूज करो। अब कोई बच्चे होते हैं जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो 12 वोल्ट भी यूज करेंगे, हम करके देखने में क्या लगता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट में भी इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अ, 1 मिनट, हाँ, चार्जर अडेप्टर बोल सकते हो, ठीक है उसको, ठीक है। तो ये काम करता है कौन, बैटरी एलिमिनेटर। 2 काम करता है, ठीक है, एसी टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये हमारा सोर्स ऑफ करंट हो जाता है। एक चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। उसकी ये इसके बाद फिर आज अभी अभी की क्लास वाइंड अप कर दूंगा कि बेसिक, देखो आज की क्लास था बेसिक लेक्चर ही था। तो क्या चीज का ध्यान रखना है कि ये जो बैटरी हो, एसी जनरेटर हो, बैटरी एलिमिनेटर हो, ये ना अ, एक तरह से बोल सकते हो कि ये चार्ज कभी सप्लाई नहीं करती है, ठीक है। ये चार्ज को मूव करवाती है। समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि अगर ऐसे एक रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है। मैं बैटरी का सिंबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बैटरी। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पहले से, बैटरी आके कोई चार्ज नहीं देती है। वो क्या करेगी, जैसे कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, तो चार्ज को उसने क्या किया, 10 जूल एनर्जी दिया। अब बैटरी बोलेगी चार्ज को ले, 10 जूल एनर्जी ले ले, ठीक है। और वो चार्ज क्या करेगा, वो 10 जूल एनर्जी ले लेगा, ठीक है। जाएगा जाएगा, और वो चार्ज 10 जूल एनर्जी जाकर के इसको दे देगा। यहाँ पे क्या होगा, बल्ब होगा तो जलेगा। 10 जूल एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिक कारण है तो 10 जूल एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। चार्ज ने अपनी एनर्जी दे दी, ठीक है। वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। उसकी एनर्जी हो गई, चार्ज की एनर्जी हो गई खाली, ठीक है। खाली हो गई, कितनी हो गई, 0 जूल हो गई। अब बैटरी ने बोला कि लो 10 जूल एनर्जी और ले लो। चार्ज ने 10 जूल एनर्जी और ले ली। फिर वो जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, फिर इसको एनर्जी देगा। चार्ज की एनर्जी खत्म हो गई, चार्ज फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर से तो ये बैटरी क्या करती है, बैटरी ना सर्किट में ऑलरेडी चार्ज होता है, लेकिन हाँ, तो इनको सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया ना, ठीक है। तो ज्यादा तुम प्रॉपर वर्ड ना यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना, क्या कहते हैं, अगर हम ये जो चार्ज होता है ना, ठीक है, बैटरी उसको एनर्जी देती है, ठीक है। उस एनर्जी की वजह से क्या आता है, वो चार्ज के पास स्पीड आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है, ठीक है। फिर ऐसा तो समझ सकते हो ना, कि मान लो कि ये जो है ना, एक तुमको अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाऊँ ना,
तुम सोचो ना, जैसे कोई मान लो कोई कोई ऐसे करके एक मान लो कोई कोई टोकरा टाइप का है, ठीक है ये। यहाँ पे ना सैंड है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना एक एक क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जाता है, ठीक है? टोकरा खाली हो जाएगा, ठीक है? टोकरा खाली हो जाएगा और यहाँ से पूरा सैंड निकल जाएगा, ठीक है? और खाली टोकरा यहाँ पे आता है, फिर टोकरे में क्या होता है, सैंड भरा आता है, ठीक है? तो फिर वो क्या करता है, वो यहाँ पे हो गया। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारा सैंड का सोर्स है, ठीक है? सैंड का बहुत सारा सोर्स है, सैंड भराता है, ऊपर खाली हो जाता है, ठीक है? ऊपर जाकर के फ्लोर पे और फिर नीचे आ जाता है। ये सैंड का जो सोर्स है, ये क्या होगी, बैटरी होगी, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? और ये जो टोकरा, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? चार्ज बोल सकते हो, ठीक है? और ये एनर्जी यहाँ से लेता है, ऊपर जाके खाली कर देता है। खाली टोकरा नीचे आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, फिर से एनर्जी लेता है और ये इलेक्ट्रॉन जब तक कि ये पूरा का पूरा सैंड खत्म ना हो जाए, ठीक है? और तब तक कि ये यहाँ पे ये काम चलता रहेगा। वैसे जब तक पूरे बैटरी की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक कि वो क्या होता है, काम चलता रहता है। ड्राई सेल है, एक बार उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाती है, तो काम करना बंद हो जाती है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा क्विकली बता दिया मैंने कि बैटरी क्या होती है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? व्हाट डज़ इट गिव? इट गिव्स स्पीड टू द चार्ज, ठीक है? स्पीड जब देगी चार्ज को, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है? तो और वो एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जाता है, ऊपर रेज़िस्टर में जाके एनर्जी खाली कर देता है, ठीक है? बिना एनर्जी के लौट करके आता है सेल के पास, सेल से भीख माँगता है एनर्जी की, सेल्स को फिर एनर्जी देती है और ये काम चलता रहता है जब तक कि सेल के पास एनर्जी है, ठीक है? तो दिस इज़ द स्टोरी, ठीक है? तो अब इतना हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? वो सब के सब क्लास 12th के होंगे और उसमें से सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में गारंटीड आते हैं, ठीक है? तो आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है? गुड बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय। Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir.